साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 12 NCERT हिंदी के अंतर्गत कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई कविता बात सीधी थी पर और कविता के बहाने इस पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इन पाठों का वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें इनकी व्याख्या और शिल्प सौंदर्य मैंने बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगर पाठ शुरू करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। कौन सी कविता है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। अब देखिए, जहाँ पे ये पंक्ति आई है वहाँ पे लिखा है सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी बच्चा क्या करता है, बच्चे के लिए किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। जो भी व्यक्ति उसे प्रेम से बुलाता है वो सबके पास जाता है। वो उनके खेलों में भी देखेंगे तो कोई इस तरह से निश्चित नियम कानून नहीं होते हैं। वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सबके लिए एक जैसा व्यवहार करते हैं। उनमें ऊंच नीच, जाति पाति और दूसरी तरह की किसी भी असमानता का कोई मतलब नहीं होता। वो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। ठीक यही बात कविता पर भी लागू होती है कि कविता के अर्थ, कविता के भाव, कविता के विचार सबके लिए एक जैसे होते हैं। हर वो पाठक जो उस कविता को पढ़ता है सबके लिए उस कविता में निहित शब्दों के मायने वही होते हैं, अर्थ वही होते हैं, भाव वही होते हैं, विचार वही होते हैं। यानी जिस प्रकार बच्चा किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान दृष्टि से देखता है, उसी तरह कविता के लिए भी जो कवि की कल्पना होती है, जो कवि के भाव, कवि के विचार होते हैं, वो सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए एक जैसे होते हैं। आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको कविता और बच्चे में समानता दिखानी है। किन किन बिंदुओं पे समानता दिखानी है कि बच्चा किसी से कोई भेदभाव नहीं करता और कविता भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। बच्चे में असीमित संभावनाएं होती हैं, वो उसके बहुत सारे निहितार्थ हो सकते हैं, सबके लिए वो एक जैसे ही अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसी तरह कविता में भी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। कवि की जो कल्पना शब्दों में लोगों के सामने होती है वो सबके लिए जो है एक बहुत विशाल अर्थ रखती है। जो व्यक्ति उसको अपनी क्षमता के हिसाब से जितना भी अर्थ निकाल पाए। तो इस तरह आप कविता और बच्चे की तुलना करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपको बहुत बड़ा उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन आपको संक्षिप्त लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है, तभी बात लोगों के समझ में आएगी। दूसरा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो जब उड़ने और खिलने की बात कही जाएगी तो पहले आपको उड़ने का मतलब समझ में आएगा कि उड़ना क्यों। उड़ना किसके लिए है, पक्षी के लिए। पक्षी उड़ता है, कैसे, अपने पंखों से उड़ता है। कविता भी उड़ती है, कवि की कल्पनाओं से उड़ती है, कवि के भाव के, कवि के विचारों से उड़ती है। पक्षी उड़ता है किसमें, सीमाहीन गगन में ना उड़ता है, लेकिन तब उसकी क्या होती है कि जो उड़ान होती है वो निश्चित होती है, वो सीमित होती है। कविता भी उड़ती है लेकिन उसके उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। और ये तो हुआ कविता और पक्षी में उड़ने को लेकर के जो संबंध बनता है कि कवि की कल्पना अपने भाव विचार
को आधार बना करके मुक्त गगन में, कौन से गगन में, शब्दों के गगन में उड़ती है। और पक्षी भी उड़ता है अपने पंखों से, ठीक है, किसमें, आकाश में। पक्षी की उड़ान सीमित होती है, उसका सामर्थ्य सीमित होता है, लेकिन कविता का सामर्थ्य सीमित होता है, कविता की उड़ान असीमित होती है। और कवि के, पक्षी के लिए जो है वो एक सीमा निश्चित है, लेकिन कविता के लिए कोई सीमा नहीं है, बियॉन्ड द बाउंड्री है। अब आइए खिलने को लेकर के, खिलने से कविता क्या संबंध बनता है। तो आप जानते हैं पुष्प खिलता है, फूल खिलता है तो अपनी सुंदरता से सबको मोह लेता है और अपनी खुशबू से सबको आनंद प्रदान करता है। कविता भी खिलती है, कविता भी अपने अर्थ से, अपने भाव से सबको आनंद प्रदान करती है और सबका मनोरंजन करती है, सबको कवि की कल्पना और भावों के माध्यम से आह्लादित करती है, प्रसन्न करती है। लेकिन जो फूल है उसके खिलने के साथ ही उसकी परिणति निश्चित हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि वो निश्चित हो जाता है कि मुरझा जाएगा कुछ समय पश्चात और उसकी सुगंध भी चली जाएगी, उसकी सुंदरता भी चली जाएगी। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं होता है। कविता एक बार जब भाव और विचार को अपने अंदर समेटे हुए शब्दों का रूप ग्रहण कर लेती है तो अनंत काल तक लोगों को महकाती रहती है, लोगों को आनंद प्रदान करती रहती है, लोगों को खुशी प्रदान करती रहती है। तो आप जब भी इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, उड़ने को लेकर के पक्षी और कविता की तुलना करेंगे और खिलने को लेकर के फूल और कविता की तुलना करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका बहुत कुछ उत्तर पहले में मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर से बताएंगे कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। अब देखिए क्या कारण हो सकता है। पहला कारण तो वही कि बच्चा किसी में भेदभाव नहीं करता है, वो सबको आनंद प्रदान करता है, सबको खुशी प्रदान करता है। जो कोई भी उसको बुलाता है वो उसके पास सहज भाव से चला जाता है और सबको खुशियाँ देता है। बच्चे की जो मुस्कान होती है, बच्चे का जो सौंदर्य होता है, और वो सबको वशीभूत कर लेता है, अपने क्या करता है, अपने आकर्षण में बांध लेता है। कविता भी अपने भाव के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के अर्थों के द्वारा लोगों को बांध लेती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ठीक, एक पहला हो गया। दूसरा कारण क्या है कविता और बच्चे को समानांतर रखने का, कि बच्चे में असीमित संभावनाएं होती हैं। अभी नया नया धरती पे आया है और वो कलाम बन सकता है, तेंदुलकर बन सकता है। असीम संभावनाएं हैं, मतलब उसकी संभावनाओं की कोई पहले से जो है निश्चित नहीं कर सकता, पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। वो सबके अनुमान के परे होती है बच्चे की जो क्षमता होती है, जो उसका सामर्थ्य होता है। कविता की का भी जो अर्थ, भाव और विचार होते हैं वो भी क्या होते हैं, लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। लोग उसको, किसी कविता को अलग अलग समय में पढ़िए तो उसको अलग अलग भाव मिलता है, अलग अलग तरह से पढ़िए तो आपको अलग अलग अर्थ दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से कविता में भी असीम संभावनाएं होती हैं। तो इन दोनों विशेषताओं के कारण कविता और बच्चे को समानांतर रखा गया है। ठीक है, ये आया होगा आपके समझ में। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। फूल खिलता है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। फूल खिलता है, फूल लोगों का मनोरंजन करता है, उनको आनंद प्रदान करता है, उनको खुशी प्रदान करता है, और वो क्या करता है, लोगों को आनंद और खुशी एक निश्चित समय सीमा तक ही देता है। उसके बाद वो मुरझाने लगता है, उसकी खुशबू चली जाती है। लेकिन कविता जब कल्पना के पंख, भावों की उड़ान, विचारों की समृद्धता के साथ जब वो खिलती है तो वो कभी मुरझाती नहीं है और अनंत काल तक लोगों को आह्लादित करती रहती है, उनको प्रसन्न करती रहती है, उनको आनंद प्रदान करती रहती है, उनका मनोरंजन करती है। तो वो कविता बिना मुरझाए लोगों
की अनंत काल तक सेवा करती रहती है। यही है बिना मुरझाए महकने के माने। अगला, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ये दूसरा चैप्टर है, बात सीधी थी पर इसका प्रश्न है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। अब सहूलियत से बरतना क्या होता है? सहूलियत से बरतना होता है शब्द को उसके निश्चित अर्थ में प्रयोग करना। अगर कोई हम बात कहना चाहते हैं और उस बात को हम उसको प्रदर्शित करने वाले निश्चित शब्दों का प्रयोग करके सीधे, सहज, सरल और स्वाभाविक ढंग से अगर हम प्रयोग करें तो हमारी बात का अर्थ लोगों तक जाता है और भाषा भी सार्थक हो जाती है। क्योंकि बगैर भाषा के हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। अपनी बात, अपने विचार, अपने मन के भाव लोगों तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होगी। और जब तक हम उसका उचित प्रयोग करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम अपनी बात को सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और उसको सहूलियत से बरतने का मतलब यही है कि जिस बात को कहने के लिए जो निश्चित शब्द हैं हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें ताकि हमारी बात सीधे सीधे लोगों तक पहुँचे, बगैर दरेरा देकर, मतलब बगैर किसी घुमाव फिराव के। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, इस तरह से अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने कि हमारी बात लोगों तक जो हम कहना चाहते हैं नहीं पहुंचती है, बल्कि कहीं ना कहीं हम अपनी विद्वता प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से हम भाषा को सहूलियत से बरत नहीं पाते। बरतना मतलब प्रयोग करना, हम प्रयोग नहीं कर पाते। तो ये आ गया होगा। अगला है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा पे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, फिर भी बात करेंगे कि किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती। कैसे? अभी जो हमने बताया कि हम बात को, अपनी विचार को, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। बगैर भाषा के हम अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावनाएं लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक, लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए, झूठी प्रशंसा पाने के लिए सीधी सरल बात को हम बहुत अलंकारिक ढंग से, बहुत गूढ़ और कठिन शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। वही गड़बड़ हो जाती है और सीधी बात टेढ़ी हो जाती है। वही गड़बड़ हो जाता है, वही मामला खराब हो जाता है और सीधी सच्ची बात क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये होता है अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए कठिन और गूढ़ार्थ अर्थों का प्रयोग करने के, शब्दों का प्रयोग करने के कारण, जिससे कि हम अपनी सीधी सरल भावनाओं को उसी रूप में नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं और हमारी जो हम बात कहना चाहते हैं वो बात उस तरह से नहीं पहुंचती है और उसका अलग अर्थ निकाला जाता है। वही होता है सीधी बात का टेढ़ी हो जाना। शुरुआत आप यहीं से करेंगे इस प्रश्न के उत्तर में कि हम जो कहना चाहते हैं वो उस तरह से ना पहुंच करके किसी और रूप में, किसी और अर्थ के साथ जब लोगों तक पहुंचती है तो सीधी बात क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और कहाँ से, फिर उसके बाद कहाँ से उठाएंगे कि बात या विचार या भाव को प्रदर्शित करने के लिए भाषा एक माध्यम है और हम बगैर भाषा के अपनी बात को प्रदर्शित नहीं कर सकते। और इस क्रम में जब हम विद्वता प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि हम कठिन और ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामान्य जन की समझ के बाहर हो जाता है। और कोई बात जब अपने अर्थ को लोगों के सामने प्रस्तुत न कर सके तो फिर उस बात के कोई मायने नहीं होते, उस बात का कोई मतलब नहीं होता, उस बात का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे।
अगला प्रश्न है कि बात यानी तथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। तो बिंब और मुहावरा क्या है? बात की चूड़ी मर जाना, बात की पेच खोलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, पेच को कील की तरह ठोंक देना, बात का बन जाना। इसकी विशेषता क्या है? कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, बात का पकड़ में ना आना, बात का प्रभावशाली हो जाना, बात में कसावट का ना होना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट का ना होना, बात को सहज और स्पष्ट करना। पहली बात आते हैं, बात की चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी का मर जाने का मतलब हुआ कि बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का अपना असर खो देना। तो अगर इस तरह से देखें, बात की चूड़ी मर जाना का तो बात का अपना असर खो देना, बात का अपना प्रभाव खो देना, तो यही है बात का प्रभावहीन हो जाना। तो इसका आंसर होगा का वाला, कि बात का प्रभावहीन हो जाना है बात की चूड़ी मर जाना। दूसरा देखते हैं, बात की पेच खोलना। पेच खोलना का मतलब है उसके अर्थ को समझना, उसमें निहित भाव को समझना, उसमें निहित कथ्य को समझना। तो बात की पेच खोलना, तो आप देखेंगे तो इसमें होगा कि बात को सहज और स्पष्ट करना, ये जो है सही होगा उत्तर। तो बात की पेच खोलना का अर्थ होगा बात को सहज और स्पष्ट करना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, शरारती बच्चा क्या करता है? लोगों को सताता है, भाग जाता है, पकड़ में नहीं आता है। तो शरारती बच्चे की तरह खेलना मतलब बात का पकड़ में ना आना, अर्थ का समझ में ना आना। तो बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसका होगा बात का पकड़ में ना आना। तो ये जो है इसका गा हो जाएगा, बात का पकड़ में ना आना। आगे, पेच को कील की तरह ठोंक देना। तो पेच है, पेच को जब तक आप स्क्रू से घुमा के टाइट नहीं कीजिएगा दाहिने साइड, दाहिनी दिशा की ओर, राइट हैंड साइड, तब तक वो टाइट नहीं होगा। अगर आप वो पता लगा चूड़ी मर गई और आपने ठोंक दिया, तो दिखने में तो बाहर से एकदम ठीक ठाक है, लेकिन उसमें क्या है? चूड़ी नहीं है, तो इस वजह से कसाव नहीं है। तो बात पेच को कील की तरह ठोक देना, इसका अर्थ हो गया कि बात में कसावट का ना होना। भाई दिख तो रहा है कि सही से, लेकिन उसमें कसावट नहीं है ना, उसमें बल नहीं है। तो ये हो गया घा। आगे है बात का बन जाना। और बात का बन जाना है जब सही शब्द से मिल जाए, सही वाक्य से मिल जाए, सही बात से मिल जाए, तो बात बन जाती है। तो बात का बन जाना है, इसका अर्थ होगा कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। कथ्य और भाषा जब सही जो हम कहना चाहते हैं और उसके लिए उपयुक्त भाषा जो कि उसको प्रकट कर सके, उसके अर्थ को प्रकट कर सके, उसके भाव को प्रकट कर सके, उसके समझ को प्रकट कर सके, तो उसके निहितार्थ को प्रकट कर सके, तो उसे हम कहेंगे कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो ये प्रश्नों के उत्तर थे। प्रश्नों के उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो आप कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।